अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बोहर का एटॉमिक मॉडल पढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11 की जो फिज़िकल केमिस्ट्री है उसके अंदर। तो एक अनाउंसमेंट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। हमारे चैनल का नाम था दी क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी। तो कुछ इश्यूज़ की वजह से हम अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है। अब हमारे चैनल का नाम है दी प्रोटॉन एकेडमी। तो मेरा नाम है शुएब पंवर। तो अब हम शुरू करते हैं एटॉमिक मॉडल को। तो बोहर ने पहला पास्टुलेट अपने एटॉमिक मॉडल के अंदर ये बोला कि एन एटम हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज in the center that's called nucleus। ठीक है, एटम के बीच में एक जो है सेंटर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है और उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ये जो है पहला पास्टुलेट बताया बोहर ने। और बोहर ने ये मॉडल इसलिए बताया, इसलिए डिज़ाइन किया क्योंकि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में बहुत सारे ड्रॉबैक्स है। जैसे कि उसने हमें स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं बताई, उसने हमें लाइन स्पेक्ट्रम नहीं बताया। तो इसलिए बोहर ने एटॉमिक मॉडल जो है वो डिज़ाइन किया। तो इसने क्या कहा, इसने कहा कि एटम के बीच में एक पॉजिटिव चार्ज है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। उसके बाद इसने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस with fixed energy and velocity in circular paths। ठीक है, तो बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ्स में। ठीक है, तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और वेलोसिटी क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, फर्ज करें हमारे पास ये न्यूक्लियस है और ये जो है हमारे पास क्या है, शेल्स है, या फिर इनको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर जो रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ में, और इसमें इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है हर एक शेल के अंदर उसकी एनर्जी और उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या है, वो फिक्स्ड है। हर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और एनर्जी फिक्स्ड है, ये बोहर ने बताया। ठीक है, और ये कैसे फिक्स्ड है, वेलोसिटी कैसे फिक्स्ड है, एनर्जी कैसे फिक्स्ड है, ये इसी मॉडल के अंदर हम आगे चलकर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इसने बताया। उसके बाद तीसरा पास्टुलेट इसने ये बताया हमें कि द इलेक्ट्रॉन neither gains or loses energy while revolving। आपको याद आया होगा कि रदरफोर्ड ने हमें बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमते फिरते क्या करता है, एनर्जी लूज करके और न्यूक्लियस के अंदर क्या कर जाता है, गिर जाता है। ये रदरफोर्ड ने बताया था, याद है ना आपको, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में हमने ये पढ़ा था। लेकिन ये बोलता है कि ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा हो और वो एनर्जी लूज करके न्यूक्लियस के बीच में गिर जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। इसने ये कहा कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन तब लूज करेगा जब वो अपर लेवल वाले एनर्जी लेवल से लोअर वाले एनर्जी लेवल तक आएगा। मतलब ऊपर से नीचे जब वो इलेक्ट्रॉन आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा। जब इलेक्ट्रॉन नीचे वाले एनर्जी लेवल, नीचे वाले शेल से ऊपर वाले शेल तक जाएगा तब वो एनर्जी गेन करेगा। फर्ज करें हमारे पास ये न्यूक्लियस है और ये हमारे पास जो है शेल है। ठीक है, ये हमारे पास जो है तीसरा शेल है। ये जो पहला शेल है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ये इस वाले एनर्जी लेवल में आना चाहते हैं। इसको हम नाम देते हैं N1।
n का मतलब होता है शेल नंबर, ठीक है। और ये जो हमारे पास शेल है इसको हम बोलते हैं n2 और इसको हम बोलते हैं n3। तो ये इलेक्ट्रॉन जो n1 में मौजूद है, ये इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चाहता है कि मैं n1 से जो है n2 की तरफ आऊँ, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा, ठीक है। एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा। मतलब नीचे वाले एनर्जी लेवल से अपर वाले एनर्जी लेवल तक आने के लिए इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा। और फर्ज करें हमारे पास जो है एक इलेक्ट्रॉन है जो n2 में है, ठीक है। ये n2 में हमारे पास जो है 3 इलेक्ट्रॉन है, फर्ज करते हैं हम। तो n2 से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो n1 की तरफ जा रहा है, n2 से n1 की तरफ जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा। बात समझ में आ रही है। ऊपर वाले एनर्जी लेवल से नीचे वाले एनर्जी लेवल तक जाने के लिए इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा। समझ में आ रही है बात। और नीचे वाले एनर्जी लेवल से ऊपर वाले एनर्जी लेवल तक आने के लिए इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा, ठीक है। ये बात आप समझ लें। जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है तब एनर्जी लूज नहीं करता, लेकिन जब वो एक शेल से दूसरे शेल में जाता है या ऊपर वाले शेल से नीचे वाले शेल में आएगा तो लूज करेगा, नीचे वाले शेल से ऊपर वाले शेल तक आएगा तो क्या करेगा, गेन करेगा। ये बोर ने हमें बताया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे जब हम एनर्जी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसने कहा कि एन इलेक्ट्रॉन नाइदर गेन्स नॉर लूजेस एनर्जी वाइल रिवॉल्विंग। इलेक्ट्रॉन only loses energy when it jumps from higher energy level to lower energy level and it only gains energy when it jumps from lower energy level to higher energy level। बात क्लियर हो गई आपकी, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है तब वो एनर्जी एमिट नहीं करता, लेकिन जब वो नीचे वाले एनर्जी लेवल से ऊपर वाले एनर्जी लेवल तक जाएगा तो गेन करेगा, और ऊपर वाले एनर्जी लेवल से नीचे वाले एनर्जी लेवल तक आएगा तो क्या करेगा, लूज करेगा। ये हमें रदरफोर्ड ने बताया। उसके बाद चौथा पास्टुलेट इसने हमें ये बताया कि the electron only revolves, ठीक है। रदरफोर्ड ने ये पास्टुलेट हमें बताया कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम NH/2π के इक्वल होगा, ठीक है। किसके इक्वल होगा, फर्ज करें mvr हमारे पास ये एंगुलर मोमेंटम, ये हमारे पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ये हमारे पास है एंगुलर मोमेंटम, ये किसके इक्वल होगा, NH/2π की। तो उन ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। कौन से ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा, जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इक्वल होगा NH/2π के, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन only revolves in those energy levels in which its angular momentum is equal
तो NH/2 पाई, ठीक है। एम वी आर, एम का मतलब क्या होता है, एम का मतलब होता है मास, ठीक है, और वी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी, और आर का मतलब क्या होता है हमारे पास, रेडियस। क्या मतलब होता है, रेडियस, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, NH/2 पाई के। इसके अंदर ये जो एन आप देख रहे हैं, एन का मतलब होता है शेल नंबर, एन का मतलब क्या होता है, शेल नंबर। और ये जो एच आप देख रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है। और पाई का वैल्यू आप जानते हैं 3.14, 3.14, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है सिर्फ और सिर्फ उन ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करेगा जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होगा, NH/2 पाई के। यहाँ पर आप यहाँ पर देखें, इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जिसमें क्या होगा, जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम mvr किसके इक्वल होगा, NH/2 पाई के, जिसके अंदर n का मतलब क्या है, शेल नंबर। फर्ज करें पहले शेल में तो हम क्या लिखेंगे, 1h, ठीक है, और दूसरे शेल में तो हम n की वैल्यू क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अगर तीसरे शेल में है तो हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। h क्या है, h हमारे पास कांस्टेंट है, किसका कांस्टेंट है, प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद पाई क्या है, पाई भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। पाई का वैल्यू होता है 3.14। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो ये कुछ पास्टुलेट्स आप लिख लें, आपको काम आएंगे। और अब जो इसका बहुत ही एक अहम पास्टुलेट है उसको हम डिस्कस करते हैं। बहुत ही अहम इसका पास्टुलेट पढ़ते हैं हम, जिससे हमारे बहुत सारी जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो उसके बाद पांचवा पास्टुलेट बोर ने ये बताया कि while revolving electrostatic force will provide centripetal force। तो अब ये क्या बात हो गई, ये क्या का बोल है, बहुत ही आसान ये चीज़ है। देखिए आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, अपोजिट चार्जेस में, ठीक है, या फिर सेम चार्जेस में जो फोर्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फर्ज करें हमारे पास जो है ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये हमारे पास एक शेल है, और शेल हम नहीं बनाते। ये आप न्यूक्लियस देखिए, न्यूक्लियस को हम बोलते हैं Z या फिर ZE, ठीक है। ये हमारे पास है Q, जिसको हम या फिर हम ऐसे बोलते हैं Q1। Q का मतलब है चार्ज, ठीक है, ये हमारे पास एक चार्ज है। और इस शेल के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इसको हम बोलते हैं Q2, ठीक है, या फिर इसको हम बोलते हैं E, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो आप देखें ये पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है। तो इनके दरमियान जो फोर्स है, अपोजिट चार्जेस हैं ये दोनों, इन दोनों के दरमियान में जो फोर्स है उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये जो फोर्स है ये इन दोनों के बीच में ये क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स तो आप जानते ही होंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जो सर्कुलर पाथ में हो, ठीक है, जो सर्कुलर पाथ में हो उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर सेम ही कहानी है, अपोजिट चार्ज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है, और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो कौन सा फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है। बात समझ में आ रही है। तो फर्ज करें ये हमारे पास है Q1, ठीक है, और ये हमारे पास है Q2। ये हमारे पास Q1 मतलब चार्ज 1 और चार्ज 2, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, R, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, R। R का मतलब क्या है, रेडियस। R का मतलब क्या होता है, रेडियस। और वो दोनों फोर्स जो है एक दूसरे के इक्वल है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स
और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे Fe इज इक्वल टू Fc, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के क्या है, इक्वल है। बात समझ में आ रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो अपोजिट चार्जेस में, जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में एक फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, तो ये कौन सा फोर्स है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उसको हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू Q1 Q2 अपॉन r। ये हमारे पास फार्मूला होता है किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला हमारे पास होता है mv² अपॉन r। तो हम यहाँ पर पढ़ कर आए हैं कि Fe मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें कि ये जो Q1 है, Q1 का मतलब क्या है, Jd, और Q2 का मतलब क्या है, E। समझ में बात आ रही है। तो ये जो है पास्टुलेट बोला, किसने बोला, ये पास्टुलेट बोला बोहर ने। बोहर ने क्या बताया, बोहर ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी वजह से वो मेन रीज़न है, वो मेन रीज़न होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए। समझ में आ रही है बात। यहाँ पर मैं आपको ये वैल्यूज बताता हूँ कि इसके अंदर ये जो पाई है, पाई का वैल्यू हमारे पास होता है 3.14। उसके बाद ये जो है हमारे पास है एप्सिलॉन नॉट है, ये भी हमारे पास जो है एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है। और उसके बाद आर है, आर का मतलब होता है रेडियस, ठीक है। उसके बाद क्यू है, क्यू का मतलब होता है चार्ज, ठीक है। और उसके बाद ये जो एफ सी आप देख रहे हैं, एफ सी का मतलब होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसमें एम जो है, एम का मतलब क्या होता है, मास, और वी क्या होती है, वेलोसिटी। आर तो आप जानते हैं, आर का मतलब क्या होता है, रेडियस होता है। बात समझ में आ रही है। तो ये जो है मेन पॉइंट थी किसकी, बोहर के मॉडल की। तो अब जो है मैं आपको सिखाता हूँ कि बोहर का रेडियस जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो ये आप लिखें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। आपको ये याद रखना है क्योंकि अभी मैं आपको इसी फार्मूले से मैं आपको बोहर के रेडियस का फार्मूला ड्राइव कर रहा था, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो अब हम बोहर का जो रेडियस है उसकी इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। तो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको हम Fe बोलते हैं, वो उसके जो फार्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² Q1 Q2 अपॉन r, ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है। या फिर इसको हम ऐसा भी लिखते हैं कि ये जो Q1 है उसको हम बोलते हैं Zd और Q2 को हम बोलते हैं E, ठीक है। ये हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज है, ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। अगर इस E को हम हटा दें, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ E² लिखें तभी ठीक है। यहाँ पर 4 पाई हम लिखेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक R, और यहाँ पर एक और R जो है, इन दोनों को मिलाकर हम लिखेंगे r², ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि Fc मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसका फार्मूला होता है mv² अपॉन r होता है, ठीक है। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। और हमने पढ़ा था कि mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, ठीक है। ये पास्टुलेट है जब हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो है सिर्फ और सिर्फ उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो किसके इक्वल होगा, nh अपॉन 2 पाई की। तो इस इक्वेशन को हम नंबर देते हैं 3, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। तो अब हम जानते हैं कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की क्या है, इक्वल है। तो इन दोनों इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि
स्क्वायर अपान आर इज इक्वल टू, इस इक्वेशन के ये बराबर है। तो ये इक्वेशन क्या है, जेड ई स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये आर, एक आर जो है कैंसिल हो जाएगा, एक आर बचा, उस आर को हम बाहर ले आएंगे। ठीक है, ये 2 आर है ना, ये 1 आर है, तो यहाँ से एक आर जो है कैंसिल हो गई, एक आर जो है वो बच जाती है, तो उस आर को हम बाहर ले आएंगे। तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये इक्वेशन बन जाएगी जेड ई स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो एम बी स्क्वायर है ये यहाँ पर जो है शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब आप देखिए ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, तो ये 3 थी, ये हमारे पास जो है 4 है। ठीक है, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 बन गई। तो अब आप देखिए यहाँ पर एक रिलेशन हमें यहाँ पर मिलता है, वो रिलेशन ये है कि ये जो रेडियस है, ठीक है, और ये हमारे पास ई वी जो आप देख रहे हैं, वी का मतलब है वेलोसिटी, यहाँ पर जेड का मतलब होता है न्यूक्लियर चार्ज। मैं आपको पहले वैल्यूज बता देता हूँ, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, गौर से आप समझ लें, न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक जो हमारे पास ई है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। उसके बाद आप देखें कि पाई है, पाई भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, जिसका वैल्यू क्या होता है 3.14 होता है। उसके बाद आप देखिए मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.11 इंटू 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम। उसके बाद ये जो वेलोसिटी यहाँ पर आ रही है, तो ये सब टर्म जो है कांस्टेंट है। यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यहाँ पर मतलब ये है कि रेडियस और वेलोसिटी में इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी है, मतलब रेडियस और वेलोसिटी आपस में क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल। क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल, मतलब जितना जो एनर्जी लेवल है उसकी साइज बड़ी होगी उतनी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस v को मतलब वेलोसिटी को एलिमिनेट कर देंगे, इस वेलोसिटी को हम क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। उसके बाद ये इक्वेशन नंबर 5 जो है इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से। ठीक है, तो इस 3 से डिवाइड करने से पहले हम 3 को क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपान 2 पाई, इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान 2 पाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम v को बाहर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई, ये एम स्क्वायर और आर स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से बहुत ही सिंपल तरीका है, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, बहुत ही सिंपल तरीका है। आप देखिए यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। अब आप देखें यहाँ पर ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन, इसको हम नाम देते हैं नंबर 6। ठीक है, ये हमारे पास सॉरी ये 6 हो गए, इसको हम नाम देते हैं 7। तो ये जो 7 इक्वेशन है इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, नंबर 5 से। और ये जो v है, इस v को हम क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि रेडियस और वेलोसिटी जो है उनमें क्या है, उनके दरमियान इनवर्स जो है रिलेशन है, इसलिए हम v को क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, और इस इक्वेशन से हम हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो इससे हम इसको क्या करेंगे, हम इसको इससे डिवाइड करेंगे। तो r इज इक्वल टू, ये इक्वेशन हम लिखेंगे जेड ई स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे m, क्योंकि v को तो हमने एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास जो है डिवाइड करेंगे अब हम इसको। तो यहाँ से कौन से टर्म्स कैंसिल होंगे, 4 पाई से 4 पाई जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से एक एम जो है वो क्या हो जाएगा,
कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से जो है एक आर क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो फाइनली हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगा, फाइनली हमारे पास वैल्यू आ जाएगा आर इज इक्वल टू, और यहाँ पर आप देखें एप्सिलॉन आर जो है वो बच जाती है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एन स्क्वायर एच स्क्वायर, मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 5 ZE स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाता है, सॉरी पाई एम ZE स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास जो है वैल्यूज बच जाते हैं। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम यहाँ से जो कांस्टेंट फैक्टर्स है उनको जो है निकालेंगे, कांस्टेंट फैक्टर्स जो है उनको बाहर निकालेंगे, और जो हमारे पास वेरिएबल्स है उनको हम यहाँ से अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा, सॉरी यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट हम लिखेंगे, तो हम लिखेंगे एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बच जाता है, अब हमारे पास बच जाता है एन स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, तो ये सॉरी जेड स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है बोहर का एक्सप्रेशन आ गया। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। मैं यहाँ से यहाँ तक आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर ये देखो कि हमारे पास ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एफ सी, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल है, दोनों इक्वल है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक आर जो है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, आर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर। तो ये एम जो है सिर्फ और सिर्फ एम आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब वेलोसिटी और रेडियस में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो इस एम को सॉरी वी को हम क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ये सब हमारे पास कांस्टेंट फैक्टर्स हैं। तो यहाँ से अब ये वी तो ख़त्म हो गई, अब एम वी आर एन एच अपन 2 पाई से हम हेल्प लेंगे, इनको हम स्क्वायर करके, स्क्वायर करने के बाद हम इससे इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से हमने जब डिवाइड किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इस वैल्यू में से अब हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट फैक्टर है उनको अलग करेंगे, जो वेरिएबल्स हैं वो हम क्या करेंगे, अलग करेंगे। तो हमारे पास जो है रेडियस का फार्मूला क्या आ गया, हमारे पास रेडियस का फार्मूला आ गया एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो एन आप देख रहे हैं, एन का मतलब है शेल नंबर, एन का मतलब क्या है, शेल नंबर। उसके बाद जेड का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर, जेड का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर। अब यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टर्म मैं आपको बता दूँ, अब हमने यहाँ पर एच का वैल्यू रख दिया, फर्ज करे रख दिया, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी हमने रख दिया, पाई का भी वैल्यू रख दिया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू भी रख दिया, और ई जो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज वो कितनी होती है, 1.602 इंटू 10 पावर -19 कूलम इलेक्ट्रॉन की चार्ज होती है। और ये जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.11 इंटू 10 पावर -31 kg होता है, ये भी हमने रख दिया। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, जिसमें से एन क्या है हमारे पास, एन हमारे पास है शेल नंबर, और जेड क्या है हमारे पास, एटॉमिक नंबर है। तो ये फाइनली हमारे पास जो है रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है। तो ये फार्मूला क्या है, फार्मूला फॉर बोहर्स रेडियस, बोहर्स रेडियस। बात समझ में आ रही है, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन थी ये बोहर की। तो अब मैं आपको एक प्रॉब्लम यहाँ पर करके दिखाता हूँ कि कैसे हम किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का जो है रेडियस मालूम कर सकते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसमें हमें ये बोलता है कि फाइंड द रेडियस, फाइंड द रेडियस ऑफ शेल नंबर 1, शेल नंबर 1 इन H, मतलब हाइड्रोजन, ठीक है। ये बोलता है कि हाइड्रोजन का जो शेल नंबर 1 है, मतलब पहले शेल का जो रेडियस है वो आप कैलकुलेट करें। तो हम सिंपल क्या लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे। रेडियस का जो फार्मूला है हमारे पास, रेडियस का फार्मूला क्या होता है,
R इज इक्वल टू एन स्क्वायर, सॉरी R इज इक्वल टू 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपान एच स्क्वायर। ये हमारे पास रेडियस का फार्मूला होता है। तो और क्या करेंगे हम 0.53 इंटू एन की जगह हम क्या लिखेंगे, शेल नंबर। शेल नंबर कौन सा बोलता है 1, तो 1 लिखेंगे हम। और अपान में हम क्या लिखेंगे, अपान में हम लिखेंगे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, वो भी क्या होता है 1। तो इनका स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। तो हमारे पास जो है वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो जो हाइड्रोजन का जो रेडियस है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा 0.53 जो है एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है आंसर है। तो यहाँ पर 1 आएगा ना, 1 से हम 0.53 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मैं आपको बात बताना चलूँ कि ये जो रेडियस हम कैलकुलेट करेंगे उसका यूनिट होगा एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम बहुत ही एक स्मॉल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास जो है वो यूनिट होता है। इसलिए बोर के रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए हम जो यूनिट इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगा, एंगस्ट्रॉम होगा। ठीक है, तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म में यहाँ पर बताना चलूँ कि बोहर का जो ये रेडियस का फार्मूला है सिर्फ और सिर्फ ऐसे एटम्स पर एप्लीकेबल है जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सो दिस फार्मूला फॉर रेडियस is only applicable on monovalent atoms। ठीक है, मोनोवेलेंट एटम का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ ऐसे एलिमेंट्स जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, तो ये सारा बोर का मॉडल जो है तकरीबन हाइड्रोजन पर एप्लीकेबल है, जो हम ड्रॉबैक्स में पढ़ेंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये फार्मूला किसी भी मोनोवेलेंट एटम पर एप्लीकेबल क्यों है। थैंक यू।